So the question is, the radius of a circle has been reduced from 9 centimeter to 7 centimeter. The approximate percentage decrease, ये देखिए ये क्या पूछा है, डिक्रीज और उस डिक्रीज का परसेंटेज पूछा है इन एरिया इज। तो डिक्रीज का परसेंटेज हमें निकालना है, तो वो बात समझ लीजिए किस चीज में, एरिया में। तो सबसे पहले तो आप एरिया निकालिए, ओरिजिनल एरिया, उसको मैं ए कह देता हूँ, ओरिजिनल एरिया, ठीक है। वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, 81 पाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं रिड्यूस्ड एरिया की बात करूं तो वो हो जाएगा न्यू एरिया, तो मैं ए न्यू कह दूं, वो कितना हो जाएगा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो अब मैं बात करूं कि डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया यानी एरिया डिक्रीज कितना हो गया। तो क्योंकि डिक्रीज निकालना है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी है, समझ में। कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो ज्यादा से कम हो रही है ना, तो कितनी डिक्रीज हो रही है तो ये चीज पॉजिटिव ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम 81 पाई में से क्या चीज घटा देंगे, 49 पाई घटा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कितना हो जाएगा, 32 पाई आ जाएगा। 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, ये अब हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, ये तो हम रखेंगे ऊपर डिक्रीज इन एरिया, यानी एरिया में डिक्रीज कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल एरिया से, क्योंकि ओरिजिनल एरिया को बेस एरिया मानेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल एरिया कौन सा वाला होगा, ओरिजिनल एरिया होगा 81 पाई, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये निशान लगा हुआ है परसेंटेज का, तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि इसको 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वाली, ये बेसिकली पर यूनिट वैल्यू है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये आपका 32 पाई डिवाइडेड बाई 81 पाई इज इनटू 100, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया था, मेरे ख्याल से 39.5 आया शायद, ठीक है। तो मैंने, हाँ 39.5, क्योंकि ये यहाँ पर परसेंटेज का निशान आ गया, तो 39.5% आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ये परसेंटेज का ये जो वर्ड है परसेंटेज, अगर ये ना होता यहाँ पर, ठीक है, खाली डिक्रीज होता, तो डिक्रीज में आंसर कितना हो जाता है, ये 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाता है अगर हम परसेंटेज का वर्ड नहीं होता। और क्योंकि परसेंटेज है तो अब करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, 39.5% कम हो गया है एरिया, तो दिस इज द डिक्रीज इन एरिया। तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन में जो चीजें पूछी जाती है उसके हिसाब से निकालते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा है किसी स्टूडेंट ने, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है एक ax² + bx + c। अगर इसके रूट्स अल्फा हो और बीटा हो, तो यानी इक्वेशन ये है और उसके रूट ये है। अब नई बात कही इन्होंने उसके बाद, देन द इक्वेशन विद रूट्स α-1 एंड बीटा -1, वो इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट α-1 हो और बीटा -1। तो इसमें एक बेसिक सी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि हम इक्वेशन को फ्रेम कैसे करते हैं, इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें बनानी होती है, तो जब हम इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या चीज लिखते हैं, x² माइनस का साइन लगाकर सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट,
प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इसको इक्वेट करा देते हैं किससे, जीरो से करा देते हैं। इसको इक्वेट किससे करा देते हैं, जीरो से करा देते हैं। हमें इक्वेशन कौन सी बनानी है, हमें इक्वेशन वो बनानी है जो कि अल्फा माइनस वन और अल्फा और बीटा माइनस वन जिसके रूट्स हो। तो हम यही चीज रख देते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस सम ऑफ रूट की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक्स से कर देंगे। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई बीटा माइनस वन, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब इसको पहले सॉल्व करिए आप। तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये क्या चीज है, ये सम ऑफ रूट है। इसको मैं सही से लिख देता हूं जरा, फिर आपके समझ में और ज्यादा आएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस टू, ठीक है, कोई परेशानी, इंटू एक्स प्लस, इसको प्रोडक्ट करके लिख दे, इसको खोल देता हूं, इनके दोनों ब्रैकेट खोल देता हूं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, और प्लस का वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देखो कि जो मैं ग्रीन पेन से इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखना कि ये जो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है ये क्या चीज है, ये सम ऑफ रूट है पहली वाली इक्वेशन का। तो सम ऑफ रूट पहली वाली इक्वेशन, तो ये वाली पहली वाली इक्वेशन क्या है, पहली वाली इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, यही तो इक्वेशन है पहली। तो ये जो इक्वेशन पहली है इसमें सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। बात समझ में आ रही है सबके? नहीं, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक माइनस बाहर भी है, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन का। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन का हो जाएगा सी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपली दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये देखिए अगर माइनस को यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सम ऑफ रूट है, तो इसको आप लिख लीजिए माइनस इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको सॉल्व कर लो। मैंने सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है b प्लस टू ए इंटू एक्स। ये मेरे ख्याल से a ही आया है मेरा, ये a, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व करो, ये आंसर आया। कोई और आ रहा हो तो मुझे बता दो, ठीक है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन बनेगी, ये वाली जो इक्वेशन है, जो a वाली इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स निकालोगे आप, अगर आप क्या करो इसके रूट्स निकालोगे तो क्या आएंगे रूट्स, तो आएंगे तो रूट्स आएंगे अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आएंगे कि अल्फा माइनस वन होगा, और यानी अल्फा माइनस वन का मतलब क्या हो गया, और बीटा माइनस वन का क्या मतलब हो गया कि जो रूट पहली वाली इक्वेशन का था उसमें से एक कम आएगा, अल्फा माइनस वन आएगा इसका। समझ में आ गई बात? सब लोगों को क्लियर हो गया? अरे बोलो भाई। ये वाली इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, इसमें आप क्या करो, इसमें आप स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर, ठीक है, फिर आंसर निकल आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और मेरे ख्याल से ये वाला आंसर आएगा या ये वाला आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे, ठीक है। और आ तो कोई भी सकता है, मैं तो अब मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। ये हो सकता है नो रियल वैल्यू आ जाए, ये भी आ जाए आंसर। बहरहाल आप इसको स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इसको आप, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, स्क्वायर करके कर लो, है ना। एक ये क्वेश्चन पूछा था, ए बॉडी फ्लोट्स विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर। तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है YouTube पर, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है।
यूट्यूब पर अब मैं क्या तुम्हें दिखाऊं, तुम जाके उसमें देख लेना, या मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अरे क्वेश्चन को टाइप कर देते हैं, टाइप से भी आया। ए बॉडी फ्लोट्स विद 1/3 है। ए बॉडी ग्रुप में है क्या सर? 11th ग्रुप में। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो बोर्ड पे वही क्वेश्चन लिखा हुआ है जो ये पूछा है, ठीक है। तो ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आपके ग्रुप में लगा देता हूँ इसको मैं, तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। एक तो ये ग्रुप हो गया, और आपका ये किसी ने भेजा भी, ओके। इस पेज पे अच्छा ऊपर के कुछ सवाल रह गए। एक ये क्वेश्चन शायद शायान ने पूछा था कल, सबसे पहला वाला, ये वाला 79 वाला। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस यानी टी के बारे में पूछा है कि टी कितना होता है। द सम ऑफ हुज एन टर्म्स इज एसएन, जिसकी एसएन टर्म्स हो, कितनी हो, सम एसएन हो, पूरी टर्म्स का सम कितना हो, एसएन हो, तो कॉमन डिफरेंस पूछा है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? सर डी होगा, डी। डी होगा, श्योर? जी सर श्योर। कैसे निकाला बताओ? सर ये एस एन की टर्म्स में निकलेगा, मतलब ये एस एन की टर्म्स में कॉमन डिफरेंस है। अच्छा ये क्यों नहीं होगा आंसर, ए क्यों नहीं होगा भाई? सर ये ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इससे तो एक टर्म निकल के आएगी सर। बताओ भाई, और लोग आंसर बताओ क्या होगा इसका? और ये बी क्यों नहीं होगा? अच्छा हम लिख कर देख लेते हैं, फार्मूला लिख के देख लेते हैं, ठीक है। एस एन किसके बराबर होता है, बोलो? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into d। n/2 2a प्लस, और बोलो? n-1 into d। n-1 into d, इतना ही होता है, बोलो भाई। अच्छा हमें ये d निकालना है, d एस n-1 किसके बराबर होगा? एस n-1, तो n को n-1 से रिप्लेस कर दो। यस सर। 2a हो जाएगा ये, ठीक है, n-2 प्लस n-2 इंटू d। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा Sn-2 किसके बराबर होगा? Sn-2 किसके बराबर होगा? n-2 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-3 इंटू d। एग्रीड? यस सर। बात समझ में आ रही है? अब इसमें से ये घटा दो और ये जोड़ दो, या ये Sn निकालो और Sn में से Sn-1 कर दो, तो d जब आएगा ना, जिस टाइम सिर्फ d आएगा, जिस टाइम सिर्फ d बचेगा, तो वही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है?
तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1 ये क्यों नहीं होगा, ये मुझे बता दो। सर इससे तो सर टर्म निकलेगी, ये क्या होगा, हमने n टर्म्स का सम निकाला, उसमें से एक पीछे वाली टर्म के सम तक माइनस कर दिया, तो इससे जो टर्म होगी वो निकलेगी, an निकलेगा इससे। क्यों भाई, क्या निकलेगा बताऊं? यस सर, ए निकले। n को मान लेते हैं 5, तो n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और टर्म सिंपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 ले लेते हैं, तो एस एन किसके बराबर हो जाएगा, 5 6 7 8 12 और 3 15। ठीक है, और एस एन माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 और 3 7 और 3 10। तो इससे क्या चीज निकलेगी, इससे खाली ये वाली टर्म निकलेगी, ए एन निकलेगी। तो ये किसके बराबर है, ये ए एन के बराबर है। तो आंसर आपका जो होगा यही होगा, ये जो आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लो, यानी एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2, इसको सॉल्व करके देख लो, अगर ये डी के बराबर आएगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने किया नहीं है, अभी लिखा है इसके ऊपर, और ये जो है ये अच्छा सवाल है, इसको एक बार करके देख लो, क्योंकि जब इसको करके देख लोगे तो और भी इस तरह के सवाल जो है ना वो दिमाग में खुल जाएंगे कैसे तुम्हें करने हैं। ठीक है, तुम्हें ये बात अच्छी है कि तुम्हें एटलीस्ट इसका जो है वो फार्मूले याद है। इसमें दो ही फार्मूले हैं, एक ए एन का फार्मूला है और एक एस एन का फार्मूला है। ठीक है, अगर ये दोनों फार्मूले तुम्हें क्लियर है तो तुम इसको कर सकते हो। अगर इस तरह का सवाल पहले से कर रखा है तो तुम आसान है इम्तिहान में करना, और अगर पहले से नहीं कर रखा तो वहां पर स्टूडेंट उलझ सकता है। अगर पहली बार किसी को सवाल दे दिया जाए तो वो जाहिर है उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा करने। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि आप एग्जाम्पल मान लो कोई, और एग्जाम्पल लंबी चौड़ी मानने की जरूरत नहीं है। आप 1 2 और 3 बस 3 नंबर की सीरीज ले लो। क्यों भाई, ऐसे भी तो ले सकते हो आप, जो है सिर्फ 3 नंबर की सीरीज ले लो, जहां जस्टिफाई हो जाए, जिस जगह जस्टिफाई हो जाए उस जगह। जैसे यहां पर देखो, यहां पर 3 नंबर की सीरीज लोगे तो एस एन तो 6 हो गया, -2 इंटू एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, तो -6 प्लस एस एन माइनस 2 प्लस 1, तो आंसर आएगा 1, जो कि डी के बराबर है। ठीक है, तो डी ही हमारा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। इसको दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका क्या है, x माइनस 2 मान लो एक नंबर को, वो a माइनस एक्स मान लो, दूसरे को a मान लो, तीसरे को, पहले को a माइनस एक्स मान लो, दूसरे को a मान लो, तीसरे को a प्लस एक्स मान लो। ठीक है, तीसरा तरीका इसका ये भी है। The value of k for which the root alpha and beta of the equation x square minus cx minus 6x plus k, एक ये इक्वेशन है, satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। तो मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर -16 आ रहा है। तो इसमें आप सिंपल 3 अल्फा दे रखा है ना, इस 3 अल्फा की जगह आप क्या रख दो, आप फॉर्मूला रख दो उसका, ये जो आपकी इक्वेशन है उसका आप क्या रख दीजिए, उसका आप फॉर्मूला रख दीजिए, -b प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 प्लस 2 इंटू बीटा, तो बीटा हो जाएगा -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, और इसको इक्वेट करा दो 20 से, और c की जगह आप k रख दो,
तो इस k की जो वैल्यू आएगी वो -16 आएगी, बहुत आसानी के साथ। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें सम ऑफ रूट वाली बात लागू नहीं हो पाती, जैसे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा है प्लस 2 बीटा है इज इक्वल टू 20। तो मुझे यही प्रॉब्लम का तरीका नजर आया करने का कि सिंपल वैल्यू रख दें हम, एक ही अननोन है k, तो k की वैल्यू आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है -16, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया था तो -16 आ रही है, आप भी इसको कैलकुलेट करके देखना। जिसने ये क्वेश्चन दिया है उसने लिखा है यूजीसी का क्वेश्चन आया है, तो यूजीसी में जो टेस्ट होता है, नेट का टेस्ट होता है, नेट में आया हुआ है, ठीक है। नीचे के तो सॉल्व करा दिए मैंने क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन भी है काफी। एक क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोई जानता है? बोलो भाई। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या एक्स वाई कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ये सब सेम चीजें होती है। ये सब कैसी चीजें होती है? सेम। क्या होती है? जैसे कोई पॉइंट है यहां पर, सपोज ये पॉइंट, ये आपका x है और ये आपका y है, तो ये पॉइंट की y से जो दूरी होगी, यानी ये जो दूरी होगी, तो ये हम यहां पे लिखते हैं। सपोज ये है आपकी √3 और इस पॉइंट की जो x से दूरी होगी तो वो हम यहां पे लिखते हैं, ये है आपकी 3। तो ये 3, √3 जो है, ये क्या चीज होती है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं, रेक्टेंगुलर या एक्स वाई या कार्टेशियन, ठीक है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे पॉइंट की लोकेशन पता चल जाती है, पॉइंट की लोकेशन नोन हो जाती है, पॉइंट की लोकेशन नोन हो जाती है, यानी एड्रेस पता लग जाता है एक तरह से। तो ये एड्रेस पता करने का एक तरीका है कि ये x से कितनी दूर है तो y कोऑर्डिनेट होगा वो, और y से कितनी दूर है तो x कोऑर्डिनेट होगा। तो x और y से जो दूरी है वो हमें एड्रेस बता देती है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है वो ध्यान से सुनो। दूसरा तरीका यह है कि इसकी ओरिजिन से दूरी, इसकी किससे दूरी? इसकी ओरिजिन से दूरी। ये जो दूरी है, अगर मैं इसको बोलूं r, और ये जो एंगल है अगर मैं इसको बोलूं थीटा, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r एंगल थीटा। कॉमा लगा के लिख देंगे, यूं ब्रैकेट लगा देंगे। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब r किसके बराबर हो जाएगा भाई? यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है √3, और यहां से लेकर
यहाँ तक की जो दूरी है वो है 3, तो r किसके बराबर हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 12 का अंडर रूट। बात समझ में आई? और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, तो r किसके बराबर हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3। अब ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल बहुत सिंपल है कि tan थीटा इज इक्वल टू ये 3 अपॉन √3, 3 अपॉन √3, तो 3 को आप लिख दीजिए √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, √3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? tan थीटा √3 के बराबर आ गया, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा बताओ? थीटा आ जाएगा 60 के बराबर। 60। अब 60 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 को किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 60, तो 60 और 3, तो यानी थीटा किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 3 के। क्या बात समझ में आ गई? तो आंसर ये आपका सी हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी कोऑर्डिनेट होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं और आपके सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं। तो आपके लिए बस इतना काफी है, पोलर कोऑर्डिनेट पूछा है तो आप पोलर, अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट दे रखें, उससे आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पता करने, उससे आपको क्या पता करना है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पता करना है। फर्ज कीजिए 2√3, ये पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2√3 और एंगल दे रखा है पाई बाई 3। अब इससे आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो आप वही तरीका अपनाइए कि ये तो आपका r है और ये आपका थीटा है, तो आपको यहाँ से क्या पता करना है? एक तो आपको ये x पता करना है और आपको क्या पता करना है? एक आपको ये y पता करना है। ठीक है, एक आपको क्या पता करना है? y पता करना है। तो x किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा r cos थीटा के, और y किसके बराबर हो जाएगा? r sin थीटा के। समझ में आ रही है बात? r किसके बराबर है? 2√3 इंटू कोसाइन 60 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? बताओ जल्दी से, cos 60 किसके बराबर होता है? 1/2 रूट cos 60 किसके बराबर होता है? 1/2 1/2 √3/2 नहीं 1/2 के बराबर होता है। तो कितना आंसर आ गया? √3 1/2 cos 60 1/2 के बराबर होता है। तो देखो √3 तो आ रहा है, x जो है वो किसके बराबर आ रहा है? √3, यही तो दिया हुआ है, और y हमारा 3 के बराबर आना चाहिए। y किसके बराबर आना चाहिए? 3, तो यानी 2√3 इंटू साइन 60, साइन 60 किसके बराबर होता है? √3/2 के बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। तो 2 से कैंसिल हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो y हमारा किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। तो ये फार्मूले जो है, फार्मूला आप एक बार लिख लेना, कुछ नहीं है, ट्राइंगल का फार्मूला, एक एंगल यू बना हुआ है बस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये r है, ये थीटा है, ये हमारा y है, ये हमारा x है। तो x, थीटा, y, r इनमें रिलेशन पूछा है और कुछ नहीं। अगर हमें थीटा निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? थीटा लिखेंगे tan इनवर्स y बाई x। अगर हमें r निकालना है तो कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हमें x निकालना है तो कैसे लिखेंगे? r cos थीटा। अगर हमें y निकालना है तो कैसे लिखेंगे? r sin थीटा। तो ये 4 फार्मूले हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कर लोगे इसको? बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हें एक नॉलेज हो गई कि पोलर कोऑर्डिनेट एक तरीका और भी है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अच्छा एक बात और खास बता दूं मैं तुम्हें, एक और खास बात बता दूं। अगर कोई पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है,
और ये एंगल दे रखा है 45। ये एंगल क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। अब क्या लिखोगे? और मान लो इसकी जो वैल्यू है वो वही है, कितनी, कुछ भी ले लेते हैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं। आर की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 45। तो याद रखना, जब भी तुम कैलकुलेशन करोगे एक्स और वाई के, तो इस थीटा को 45 नहीं लिखोगे, इस थीटा को -45 लिखोगे। क्या ये बात सुन ली सब लोगों ने? अरे बोलो भाई। जब भी थीटा को यूं मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा होता है पॉजिटिव, और जब भी थीटा को यूं मेजर करते हैं तो थीटा होता है नेगेटिव। ठीक है? तो चाहे 45 प्लस का लिखा हुआ है, या तो आप ये वाला एंगल लिखो, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45 किसके बराबर हो गया? 135। तो 135 प्लस का लिखो, तो -45 डिग्री इज इक्वल टू +135 डिग्री। ये बात याद रखना। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो 360 होगा ना? ओ सॉरी 360। तो कितना हो जाएगा? 360 में से ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 315। तो 315 डिग्री और -45 डिग्री, ये दोनों क्या होगा? ये दोनों एक से होंगे। तुम कैलकुलेटर में भी अगर करके देखोगे ना, साइन कॉस टेन -45 डिग्री के लिए और 315 डिग्री के लिए, तो ये बराबर आएगा। बात समझ में आ रही? यहाँ पर y नेगेटिव आना है, ये बात याद रखना, क्योंकि देखो y कहाँ पर है? y यहाँ पर है। y नेगेटिव आना चाहिए और x कैसा आना चाहिए? x पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब तुम थीटा को नेगेटिव रखोगे, यानी -45 डिग्री रखोगे, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, y अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है? अदरवाइज y पॉजिटिव आ जाएगा, और आंसर में अगर पॉजिटिव भी दिया हुआ है तो आपसे गलती हो सकती है। एक ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a k1 स्क्वायर, ये दो पॉइंट है, इसको हम p पॉइंट मान लेते हैं। a k1 स्क्वायर, ये इसका x1 मान लेते हैं। 2a k1, इसको हम y1 मान लेते हैं। और फिर ये तीसरा पॉइंट है q, सॉरी दूसरा पॉइंट है q, तो इसका ये x कोऑर्डिनेट है, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है किसी भी लाइन का? फॉर एग्जांपल ये x कोऑर्डिनेट है, और सपोज करिए ये लाइन है, ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपके x1 और y1 दे रखा है, यहाँ पर x2 और y2 दे रखा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो डिस्टेंस होगा लाइन का, डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, डिस्टेंस को अगर r मान लो, तो डिस्टेंस ये जो लाइन होगी ये किसके बराबर होगी? ये y2 माइनस y1 के बराबर होगी। और ये वाली जो लाइन है, नीचे में ग्रीन से बना रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ये किसके बराबर होगी? x2 माइनस x1 के बराबर होगी। तो r किसके बराबर आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अरे बोलो भाई। जी तो ठीक है? तो अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो। अब वैल्यूज में भी थोड़ा सा एक तरीका, इसमें जो चीजें दे रखी हैं वो बहुत सिंपल नहीं दे रखी, तो आप 12 फॉर्मूले में रख दो आप ये सारी चीजें। तो 2ak2 माइनस 2ak1, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, प्लस x2 माइनस x1। अगर इसको 2 लिया है ना, तो फिर इसका ये x2 होगा, ये y2 होगा। ये बात याद रखना। पता चला y2 तो इसका ले लिया और x2 इसका ले लिया, तो गलत हो जाएगा। जो पॉइंट 2 नंबर पे लिया है उसको 2 पे ही रखेंगे, फिर उसकी दोनों चीजें 2 पर रहेंगी। तो हमने y2 इसको माना है, तो x2 ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 2k2 स्क्वायर माइनस, नहीं a है, 2 नहीं है, ak2 स्क्वायर। भाई 1 मिनट से कम बचा है, जरा आप दोबारा आ जाओ। ठीक है, दोबारा आ जाइए सारे लोग।
ठीक है, अब इसमें से x1 को माइनस करेंगे हम, माइनस a k1 स्क्वायर, समझ में आई बात? ठीक है, और इसके पूरे का भी स्क्वायर होगा और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये आपका बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर इस शक्ल में तो दे नहीं रखा, तो आप सबसे पहले क्या काम करिए, सबसे पहले ये देखिए, ये 2a को बाहर निकालिए यहाँ से, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। तो क्या चीज बाहर निकलेगी, कोई मुझे बता सकता है? 4a स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? k2 माइनस k1 का स्क्वायर, प्लस यहां से a बाहर निकाल लीजिए, a को बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा k2 का स्क्वायर माइनस k1 का स्क्वायर और ये बन गया ब्रैकेट। अब देखिए ये a स्क्वायर को बिल्कुल बाहर आ रहा है, a स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 4k2 माइनस k1 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ a प्लस b, a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा k2 प्लस k1 मल्टीप्लाइड बाई k2 माइनस k1 और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सर ए बाहर आएगा ना? क्या चीज? सर ए स्क्वायर नहीं, ए बाहर आएगा ना? हाँ ए बाहर आएगा, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए बाहर आएगा, राइट, सही बात बताई। अब इसमें से k2 माइनस k1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो तो ये बेसिकली हो जाएगा a इंटू k2 माइनस k1, क्योंकि बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा उसमें से। बात समझ में? यहाँ से ये चला गया, तो अंदर क्या बचा? k2 प्लस k1 का स्क्वायर और प्लस 4, तो ये आंसर दे रखा है। ठीक है, k2 माइनस k1 है, ठीक है, क्या दे रखा है ये आंसर? देखना, ये बी शायद आंसर है ना, ये वाला था। ठीक है, यही बेसिकली आंसर है। इसका दूसरा तरीका भी है कि इसको पूरे को आप खोल लो, इसको भी खोल लो, तो फिर वो दिक्कत होगी। इस तरह की चीज में आप कॉमन निकाल के आसानी से कर सकते हो। अगर आप कॉमन नहीं निकालोगे तो खोल के बड़ा लंबा हो जाता है। मैंने किया था इसको, एक पेज भर गया था मेरा, आंसर नहीं आया था। फिर मैंने कॉमन लेके करा तो कॉमन लेकर आसानी से आ गया, 2-3 स्टेप में आ गया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से करो। और सवाल लिखे या नहीं लिखे? आज मैंने और सवाल नहीं लिखे, इतने ही सवाल लिखे। एक दो सवाल रह गए शायान के या किसी के, इसमें तो नहीं रह गया। मैं ये देखूं, सारे करा दिए इसमें। हाँ, ये मैंने सारे करा दिए। ठीक है, आप लोग जो है, मैंने वो पूछ लिया था अपने भाई से जो कंट्रोलर ऑफिस में है, तो उन्होंने मुझे ये बताया, जो उन्होंने बताया तो मैंने आप लोगों को